सो वेलकम बैक अगेन टू दिस ब्यूटीफुल चैनल। लाइफ प्रोसेसेस का अगला वीडियो आ गया है। आज डिस्कस होने वाला है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। लास्ट वीडियोस बहुत कुछ देखा है हमने, जिसने नहीं देखा मर्जी हो तो देखो, नहीं तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट इसी बात करते हैं। तो बकवास बंद करते हैं और आते हैं मुद्दे पर। तो ये रहा एलिमेंट्री कैनाल एक्चुअली में, ठीक है, माउथ से स्टार्ट करके, ठीक है, एनस तक। ये जो पूरा रास्ता है आप देख रहे हो, जहां जहां से फूड पास होने वाला है, इस पूरे रास्ते को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं। डाइजेशन का पहला स्टेप है हमारा, इस पूरे प्रोसेस का पहला स्टेप है हमारा माउथ से शुरू होता। तो माउथ में क्या है? माउथ में तीन चीजें प्रेजेंट है। पहली चीज तो दिख रही है तित है। तित के अलावा टंग और सेलिवरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो माउथ के कुछ हिस्सों में और कुछ थ्रोट के हिस्सों में प्रेजेंट होते हैं। तो ये तीनों का काम क्या है? सेलिवरी ग्लैंड्स का काम क्या है, माउथ का तित का काम क्या है और टंग का काम क्या है, ये डिस्कस करते हैं। तित क्या करता है? जो भी आप फूड पार्टिकल, जो भी फूड आप खा रहे हो, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। क्यों तोड़ना है छोटे छोटे टुकड़ों में? छोटे छोटे टुकड़ों में उसे इसलिए तोड़ना है ताकि वो हमारे फूड पाइप से, जो कि आप देख रहे हो ईसोफेगस जिसे हम कहते हैं, यहां से पास होके बाकी हिस्सों में जा सके और उन हिस्सों में भी पास हो सके, क्योंकि बहुत छोटे छोटे हिस्से हैं। और आप इतना बड़ा फूड, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, कई बार उनको सेंस नहीं होता कि चबा के खाना है, कैसे खाना है, वो निगल लेते हैं, गले में अटक जाता है, कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो चीज ना हो हमारे साथ, इसलिए हम उसे च्यू करके, यानी कि चबा चबा के खाते हैं और उसे छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देते हैं। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ अवर टीथ। इसके बाद टंग। टंग का काम क्या है? टंग मिक्सिंग करता है, साथ साथ मूवमेंट प्रोवाइड करता है फूड को। जब आप खा रहे होते हैं ना, चबा रहे होते हैं कोई चीज को, तो आपके टंग का यूज होता है, इधर उधर इधर उधर फूड को करने में हेल्प करता है। साथ साथ क्या करता है? ये जो सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है, ये सलाइवा क्या है? ये सलाइवा है कि हमारे जो सैलिवरी ग्लैंड्स में से वहां से लिक्विड निकल के आता है, एक फ्लूइड है, और साथ साथ वाटर भी प्रेजेंट होता है। आप कभी भी कोई भी टेस्टी खाना वगैरह देखते हैं, आपके मुंह में पानी आ जाता है, आप खाते हैं आपके मुंह में पानी आ जाता है। वो मतलब एकदम नेचुरल प्रोसेस है, इंस्टेंटली हो जाता है। तो वो सैलिवरी ग्लैंड्स का एक्टिव हो जाते हैं, तुरंत सलाइवा प्रोड्यूस कर देते हैं, और वो सलाइवा को मिक्स करने में हेल्प करता है कौन? हमारा टंग, ठीक है। वो फूड में अच्छे से सलाइवा मिक्स करता है, ठीक है, साथ साथ इधर उधर मूवमेंट प्रोवाइड करता है ताकि दांत उसे अच्छे से चबा सके। ये काम हो गया टंग का। सैलिवरी ग्लैंड्स इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत मैंने बता दिया कि सैलिवरी ग्लैंड्स सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। सलाइवा फूड को सॉफ्ट करता है। सॉफ्ट क्यों करना है? ताकि ये फूड पाइप से या जो भी एलिमेंट्री कैनाल के बाकी हिस्से वहां से आसानी से पास हो सके। स्मूथ होगा तो अच्छे से पास होगा, हार्ड होगा तो अच्छे से पास नहीं होगा। तो ये काम है सलाइवा का। इसके अलावा और क्या काम है? सलाइवा के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं सैलिवरी अमाइलेज। अच्छा, पहली बात तो कि एंजाइम क्या है? तो एंजाइम मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया हुआ है, एक तरह के बायो कैटलिस्ट हैं। ये क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जो भी आपके फूड के अंदर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, उनको सिंपलर फॉर्म में चेंज कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। फिजिकल टुकड़े नहीं, ठीक है, ऐसे आपको दिखने वाले टुकड़े नहीं होंगे, वो मॉलिक्यूलर लेवल पर होगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ने का काम कौन करता है? एंजाइम्स। तो इसी तरह का एक एंजाइम है हमारा सैलिवरी अमाइलेज। ये अमाइलेज क्या करता है? ये स्टार्च एक तरह का कॉम्प्लेक्स शुगर है, ठीक है, उसे ये सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है, सैलिवरी अमाइलेज, ठीक है। तो यहां माउथ में हमारा पहला एंजाइम, और यहीं से फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो गया। क्लियर है? तो हमारे माउथ से ही फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, इस माउथ को हम बकल कैविटी भी कहते हैं, बकल कैविटी, याद रहेगा। अच्छा, अब ये सब कुछ हो गया, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया और फूड को सॉफ्ट भी कर दिया, गीला भी कर दिया। अब वो फूड क्या होगा? आपके इस फूड पाइप से पास होता हुआ स्टमक में पहुंचेगा। जो ये फूड पाइप के अंदर मूवमेंट है फूड का, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस मूवमेंट को हम पेरिस्टल्टिक मूवमेंट कहते हैं। पेरिस्टल्टिक मूवमेंट किस तरह का मूवमेंट होता है? तो उसको थोड़ा इस तरह समझते हैं। आपके सामने एक एनिमेशन भी है, लेकिन मैं आपको थोड़ा अच्छे समझाऊं। देखो, आपका ये पाइप है सपोज, ठीक है। इस पाइप में एक ऐसा प्रोसेस है कि कुछ हिस्सा ना, सपोज ये वाला हिस्सा, एक हिस्सा, दो हिस्सा और तीन हिस्सा, मैं तीन हिस्से बता रहा हूं, ठीक है। ये ऊपर का हिस्सा कंप्रेस होगा, छोटा होगा, तो जैसे ये कंप्रेस होगा उसके जस्ट नीचे का हिस्सा एक्सपांड हो जाएगा, और ये वाला हिस्सा एक्सपांड हुआ तो इसके जस्ट नीचे का हिस्सा कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। ये कंप्रेस हुआ, ये एक्सपांड हुआ, और इसके जस्ट नीचे का हिस्सा कंप्रेस हुआ, एक साथ ऐसा होता है, ठीक है। फिर अगले बार में क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। ये कंप्रेस होता तो ये एक्सपांड हो जाएगा, जो एक्सपांड वाला था वो कंप्रेस हो जाएगा, और नीचे भी कंप्रेस वाला था वो भी एक्सपांड हो जाएगा। क्लियर है? तो ये कंप्रेस था, ये एक्सपांड था, ये कंप्रेस था, पहले ऐसा हुआ। अगले सीक्वेंस में क्या होगा? जो कंप्रेस था पहले वो एक्सपांड हो गया, ये जो एक्सपांडेड था ये कंप्रेस हो जाएगा, और इसके नीचे वाला भी तो कंप्रेस था वो भी एक्सपांड हो जाएगा। अब क्या होगा कि जैसे आपका फूड वहां एंटर हुआ, ठीक है, कंप्रेस वाला पहले जो छोटा हिस्सा था वहां पर फूड पहले आएगा नहीं, जब वो एक्सपांड होगा तो फूड वहां पर आएगा, ठीक है, ऊपर वाले हिस्से में फूड आया। अब अगले साइकिल में क्या होगा? ये कंप्रेस होगा, राइट, ये वाला हिस्सा कंप्रेस होने वाला है और नीचे वाला हिस्सा एक्सपांड होने वाला है।
तो ये इधर जब कंप्रेस होगा तो फूड को वहां रहने की जगह ही नहीं मिलेगी, फूड पर प्रेशर बनेगा, ठीक है। तो फूड कहीं इधर उधर भागने की कोशिश करेगा, उसको दबाओगे, प्रेशर दोगे तो कहीं इधर उधर निकलने की कोशिश करेगा, नीचे का हिस्सा एक्सपांड हुआ है तो फटाक से वहां चला जाएगा जहां पर प्रेशर कम है, ठीक है, कंप्रेस हिस्से से नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब वो नीचे पहुंच गया एक्सपांडेड हिस्से में, क्या होगा, अब ये हिस्सा कंप्रेस होने वाला है, तो अगले सीक्वेंस में, इसी सीक्वेंस में जब ये कंप्रेस होगा तो ये वाला एक्सपांड होगा ना, तो जब ये कंप्रेस होगा इस पे फूड पे प्रेशर लगेगा तो वो नीचे वाले से पहुंचेगा, और ऐसे ऐसे कर करके वो डायरेक्टली हमारे स्टमक तक पहुंचता है। या बाकी हिस्सों में भी एलिमेंट्री कैनाल में पेरिस्टल्टिक मूवमेंट के थ्रू, इसी तरह के मूवमेंट से ये खाना हर जगह पहुंचता है। क्लियर है? तो ये आप एनिमेशन के थ्रू यहां पर देख रहे हो। क्लियर है? अच्छा, तो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट करके फूड जो है हमारा फूड पाइप से यानी कि इसोफेगस से होता हुआ स्टमक में पहुंच गया। अब स्टमक के अंदर का प्रोसेस भी बड़ा बढ़िया है। पहली बात तो स्टमक का स्ट्रक्चर बता दूं कि कैसा, देखो जे शेप का स्ट्रक्चर है स्टमक का, ठीक है। ये जे शेप के स्ट्रक्चर में ना बहुत कुछ है। इसकी जो वॉल्स हैं, स्टमक की जो वॉल्स हैं इनर साइड पे, ये वॉल्स के मतलब ऊपर ना बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का काम क्या करता है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का काम ये है कि ये लोग 3 चीजें रिलीज करते हैं। कौन कौन सी 3 चीजें? पहली चीज एक एंजाइम जिसका नाम है पेप्सिन, दूसरी चीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यस वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो घर में हम साफ सफाई के लिए यूज करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और तीसरी चीज प्रोड्यूस करते हैं, रिलीज करते हैं ये म्यूकस, ठीक है। अच्छा, तो पहली चीज जो है पेप्सिन एंजाइम, एक तरह का एंजाइम, तो ऊपर एक एंजाइम देखा, एक और एंजाइम। ये एंजाइम का काम क्या है, ये एंजाइम प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, ठीक है, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। अब इस एंजाइम को अगर काम करना है, ठीक है, इसको एक माहौल चाहिए करने के लिए, जैसे आपको पढ़ाई करने के लिए एक माहौल चाहिए होता है, ठीक है, डीजे बज रहा हो तो आप पढ़ाई नहीं करोगे, एक माहौल चाहिए, तो वैसे इसको भी वर्क करने के लिए एक माहौल चाहिए। वो माहौल क्या है कि इसे फूड एसिडिक नेचर में चाहिए, उसके आसपास एसिड हो, ठीक है, फूड पूरा एसिड में डूबा हुआ हो, ऐसा मीडियम चाहिए इसको, तो ये अच्छे से काम कर सकता है। तो वो हेल्प कौन करता है? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो रिलीज हो रहा है वॉल में से, वो फूड को एसिडिक बना देता है, जिसके ऊपर पेप्सिन अच्छे से एक्शन कर सके। तो पेप्सिन का एक्शन प्रोटीन डाइजेस्ट करना, और एसिड का काम क्या है? एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना। इसके अलावा और भी काम है HCl का। कई बार क्या होता है ना, कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जो हमारे बॉडी में एंटर हो जाते हैं, पेट में एंटर हो जाते हैं खाने वाने के साथ, उनको मार देता है ये HCl, ठीक है, उनको मारने में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो वो भी एक तरह के तरीके से हमारे मतलब देखा जाए तो डिफेंस करता है, वो भी काम करता है। इसके अलावा जो तीसरी चीज हमने बताई म्यूकस, म्यूकस का काम क्या है? म्यूकस वॉल के ऊपर लेयर बनाता है ताकि उसे एसिड से डैमेज ना हो, ठीक है। एसिड आप जानती हो करोसिव नेचर का होता है, वो कभी अगर हाथ वाथ पे गिर गया जला देता है, तो वैसे ही वो अंदर जो वॉल की है, स्टमक की वॉल है, वो भी बड़ी सॉफ्ट है, डेलिकेट है, वो तो एसिड डैमेज हो जाएगी, एसिड लगेगा तो उसको बचाने का काम कौन करता है? ये म्यूकस, ये स्टिकी सब्सटेंस होता है, ये एसिड के अगल बगल घिर जाएगा, यानी कि वॉल्स पर टच हो जाएगा स्टमक के, और उन वॉल्स को बचा लेगा। अब आपने कई बार सुना होगा कि देखो बहुत से लोग जो होते हैं ना एसिडिटी कंप्लेन करते हैं, बार बार एसिडिटी, ज्यादा करके जब आप ऑयली और मसाले वाली चीजें खाते हैं तब आपको एसिडिटी होता है, ठीक है। तो उसमें यही होता है कि जब आप बहुत ज्यादा ऑयली चीज खाते हो तो उसमें क्या है, प्रोटीन वोटीन बहुत ज्यादा होता है, फैट वगैरह बहुत ज्यादा होता है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए ना ज्यादा से ज्यादा एसिड रिलीज हो जाता है स्टमक में। ज्यादा एसिड रिलीज होगा तो वो कहलाता है एसिडिटी हो गया, ठीक है। फिर कई बार आपने ये भी सुना होगा लोगों को पेट में अल्सर हो गया है। तो ये पेट में अल्सर होना क्या है कि देखो ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होगा, और 1-2 बार तो चलो ठीक है बच भी जाओगे, लेकिन ये रेगुलरली कई बार हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा कि आपकी जो म्यूकस की जो लेयर है ना, वो एसिड को रोक नहीं पाएगी। म्यूकस की लेयर को डैमेज करता हुआ एसिड डायरेक्टली हमारे स्टमक की वॉल्स को टच करता है, और फिर वो स्टमक की वॉल्स को नुकसान पहुंचाता है, वहां छाले पड़ जाते हैं, इसको हम कहते हैं अल्सर। तो स्टमक में इस तरह का अल्सर होता है। क्लियर है? तो अगली बार से थोड़ा ऑयली फूड कम खाना, ठीक है, थोड़ा सेहत का ख्याल रखना। अच्छा, तो अब ये स्टमक में ये सारी चीजें हो रही हैं। ये सब होने के बाद फूड पहुंचता है कहां? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने के लिए भी बीच में एक रास्ता है। स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन को कनेक्ट कौन करता है? स्फिंक्टर मसल। ये स्फिंक्टर मसल का काम क्या है? ये थोड़ा थोड़ा करके फूड को ना थोड़ा थोड़ा करके स्मॉल इंटेस्टाइन में पास करता है, एक साथ पूरा नहीं जाने देता, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक अच्छे खासे मतलब डाइजेशन भी बहुत सारा होता है और एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस भी होता है, तो एक लंबा प्रोसेस है, तो एक साथ बहुत सारा फूड भेज देंगे तो काम अच्छे से होगा नहीं। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके स्टमक में से ये स्फिंक्टर मसल क्या करता है? थोड़ा थोड़ा करके रिलीज करता है फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो स्फिंक्टर मसल का फंक्शन क्लियर है, स्टमक का फंक्शन क्लियर है, स्टमक के अंदर जो 3 चीजें उनका फंक्शन क्लियर है, बकल कैविटी यानी कि माउथ में आपने देखा, वहां 3 चीजों का फंक्शन देख लिया आपने, ठीक है। अब आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो आप स्मॉल इंटेस्टाइन देख रहे हो, कॉल्ड स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है, और इसका मतलब इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं?
देखा जाए तो ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा हिस्सा है, लगभग 6 मीटर्स का होता है ह्यूमन बीइंग में, एक एडल्ट में ऑलमोस्ट 6 मीटर का होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे लंबा हिस्सा है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का, फिर भी नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि इसकी जो डायमीटर वगैरह है ना वो बहुत छोटी होती है, ठीक है, इसका डायमीटर साइज जो होता है वो कम होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर वगैरह बड़ा होता है, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर वगैरह बड़ा होता है, ठीक है, इसलिए उसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन है। देखा जाए तो लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ ना सिर्फ 1.5 मीटर है, उसके 4 गुना लेंथ है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का 6 मीटर, फिर भी नाम स्मॉल इंटेस्टाइन और उसका लार्ज इंटेस्टाइन है साइज की वजह से, ठीक है, मतलब साइज मतलब लेंथ नहीं डायमीटर, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि देखो ये बहुत छोटे से हिस्से में ही लिमिटेड है, ठीक है, कॉइल्ड होकर छोटे से हिस्से में ही आ गया। अब सोचो 6 मीटर हमारी बॉडी के 4 गुना 5 गुना साइज है इसकी लगभग, ठीक है, फिर भी ये हमारे छोटे से पेट में ही स्टोर हो गया है, तो इतना कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, बराबर है, उसके लिए भी रीजन है। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ना कई ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होती है। जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं उनके अंदर छोटी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, और हर्बीवोरस एनिमल्स में ना स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ बहुत बड़ा होता है। उनकी बॉडी साइज के कंपैरिजन में कार्निवोरस में लगभग 3 या 4 गुना लेंथ होता है, मतलब बॉडी अगर 2 मीटर की है तो उसका 4 टाइम्स अगर करो आप तो 8 मीटर स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, ठीक है। कार्निवोरस एनिमल अगर 2 मीटर लंबा है तो उसकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होगी वो ऑलमोस्ट 8 मीटर यानी 4 टाइम्स के आसपास होगी। वही अगर हर्बीवोरस एनिमल है जो घास फूस खाते हैं, इसकी भी लेंथ अगर 2 ही मीटर लो आप, ठीक है, तो इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन ना आपको लगभग 20 मीटर का मिलेगा, ठीक है, लगभग 10 से 12 गुना लेंथ का, मतलब बॉडी के 10-12 गुना लेंथ का स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ होता है हर्बीवोरस एनिमल्स में। अब ये ऐसा क्यों है? क्योंकि जो मीट वगैरह है ना वो बहुत ही इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। कार्निवोरस एनिमल सिर्फ मीट खाते हैं और मीट को डाइजेस्ट करना आसान है, इसके लिए स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबे लेंथ की जरूरत ही नहीं है इन ऑर्गेनिजम्स में, बराबर है। हर्बीवोरस एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं, प्लांट्स के अंदर सेल्यूलोज वगैरह प्रेजेंट होता है, उनको डाइजेस्ट होने में ज्यादा टाइम लगता है और ज्यादा मुश्किल काम है उनको डाइजेस्ट करना, इसीलिए उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह होती है वो काफी लंबी होती है। काऊ वगैरह में लगभग 30 मीटर के आसपास की लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, ठीक है। पूरा एलिमेंट्री कैनाल का लेंथ भी देखा जाए तो खाली स्मॉल इंटेस्टाइन पूरे एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, कार्निवोरस में छोटा साइज होता है और हर्बीवोरस में बड़ा साइज होता है, ठीक है, हमारा लगभग इन दोनों के बीच में आता है। चलो ठीक है, तो ये चीज है, मतलब एक चीज तो समझ में आ गई कि जो कंफ्यूजन रहता है कई बार लोगों को ना, ऐसा मिसकंसेप्शन है कि मीट डाइजेस्ट करना मुश्किल है, वेजिटेबल्स डाइजेस्ट करना आसान है, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली में मीट डाइजेस्ट करना आसान है, वेजिटेबल्स डाइजेस्ट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ऐसा मिसकंसेप्शन क्रिएट क्यों है? क्योंकि ये जो मीट वगैरह जो होता है ना, इसके अंदर ना फैट वगैरह प्रोटीन वगैरह बहुत ज्यादा होता है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा एसिड रिलीज हो जाता है, तो एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए लोग कहते हैं कि इसको डाइजेस्ट करना मुश्किल है, लेकिन वाकई में देखा जाए तो उल्टा है, ठीक है। चलो इसको साइड करते हैं, फिर से अपने इंसानों वाले स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर लेते हैं। तो ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर लिया थोड़ा बहुत, ठीक है, पूरी तरह से नहीं, और आगे जाके डिस्कस करते रहेंगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास आप देख रहे हो पेंक्रियाज और लिवर, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पेंक्रियाज में से पेंक्रियाटिक जूस आता है, एक तरह का लिक्विड आता है, पेंक्रियाटिक जूस कहते हैं हम उसको। ये पेंक्रियाटिक जूस का काम है, बहुत सारा काम है, इसके अंदर बहुत से एंजाइम्स प्रेजेंट है, वो एंजाइम्स को इसके ऊपर एक्शन करना है, किसके ऊपर? जो फूड आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हुआ है इसके ऊपर पेंक्रियाटिक जूस को काम करना है, ठीक है। अब वो जूस को जो काम करना है, वो जूस के काम करने के लिए उसको भी एक मीडियम चाहिए, उसको भी एक माहौल चाहिए, जैसा हमने ऊपर पढ़ा स्टमक में पेप्सिन नाम का एंजाइम, उसको एक्शन करने के लिए एक पर्टिकुलर मीडियम चाहिए था, एसिडिक मीडियम चाहिए था। वैसे यहाँ पेंक्रियाटिक जूसेस है, इनको भी एक्शन करने के लिए एक अपना मीडियम चाहिए, और वो मीडियम है अल्कलाइन, यानी जो ऊपर एसिडिक नेचर का फूड था, यहां फूड को बेसिक नेचर यानी अल्कलाइन नेचर में होना चाहिए तो एक्शन होगा। बड़ा अजीब है, देखो ऊपर एसिडिक नेचर चाहिए, इधर बेसिक नेचर चाहिए, अल्कलाइन नेचर चाहिए, तो यहां क्या होगा? अब तो इसको अल्कलाइन बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो स्टमक में से फूड आया है वो तो एसिडिक नेचर का है, तो उसको अल्कलाइन बनाने का काम कौन करता है? उसमें हेल्प करता है हमारा लीवर। लीवर अपने पास से रिलीज करता है बाइल जूस, ठीक है, लिवर में प्रोड्यूस होता है, गॉलब्लैडर में स्टोर होता है, और वहां से आ जाता है कहां पर? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ये जो बाइल जूस है, बाइल जूस का सबसे मेन फंक्शन क्या है कि वो एसिडिक फूड को अल्कलाइन बनाता है, जो स्टमक में से एसिडिक फूड आया उसको अल्कलाइन बनाएगा। इसके अलावा क्या करता है? उसके अंदर ना बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। बाइल सॉल्ट्स का काम क्या है कि फूड के अंदर जो फैट प्रेजेंट है उस फैट के ऊपर एक्शन करना, उस फैट को तोड़ना, ठीक है। कैसे तोड़ना?
जो फैट होता है ना हमारे फूड के अंदर, वो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स में होता है, ठीक है। इतना बड़ा नहीं होता है, मैं सब मतलब समझाने के लिए बता रहा हूँ कि बड़े बड़े इससे होते हैं। अब छोटो इतना छोटा सा इंटेस्टाइन के अंदर इतना बड़ा तो जाएगा नहीं, छोटे छोटे ही होते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली देखा जाए साइज के हिसाब से, हमारे बॉडी के साइज के या फूड पार्टिकल के साइज के हिसाब से, उस हिसाब से वो काफी बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं फैट के। तो वो बड़े जो ग्लोब्यूल्स होंगे ना फैट के, उनके ऊपर जो एंजाइम्स एक्शन करना चाहते हैं वो अच्छे से एक्शन नहीं कर सकते, तो उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा ताकि उनके ऊपर अच्छे से एक्शन हो सके, ठीक है। वहां भी छोटे छोटे प्रोसेसेस हैं, ठीक है। तो उनको छोटे छोटे टुकड़ों में जो तोड़ने का प्रोसेस है ना, ये कौन करता है? बाइल सॉल्ट करता है। फैट ग्लोब्यूल्स, बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करता है बाइल सॉल्ट, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मतलब ब्रेकिंग ऑफ लार्जर फ्लैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर वंस, दिस इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट हो गया, किसने किया? बाइल सॉल्ट ने किया। बाइल सॉल्ट कहां से आया? बाइल जूस में से आया। बाइल जूस कहां से आया? लीवर ने भेजा, ठीक है, ओके। अब हमने बताया कि पैंक्रियाटिक जूस को एक्शन करना था, इसलिए तो बाइल जूस ने फूड को अल्कलाइन बनाया था। तो पैंक्रियाटिक जूस क्या एक्शन करेगा? पैंक्रियाटिक जूस में दो बहुत ही खास एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, एक है हमारा ट्राइप्सिन, एक है हमारा लिपेज। अब ये ट्राइप्सिन का नाम देखो पेप्सिन से मिलता जुलता है, राइट? पेप्सिन ट्राइप्सिन राइमिंग है ना। ट्राइप्सिन भी प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, ठीक है। जैसे पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्ट करता है वैसे ही ट्राइप्सिन भी प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, लेकिन दोनों में क्या फर्क है? पेप्सिन जो है वो एसिडिक मीडियम में एक्ट करता है, ट्राइप्सिन जो है वो अल्कलाइन मीडियम में एक्ट करता है। तो ट्राइप्सिन का काम समझ में आ गया, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा, ठीक है, डाइजेस्ट करेगा। बात करते हैं लिपेज की। लिपेज क्या करता है? लिपेज जो है ये इमल्सिफाइड फैट पर एक्ट करता है। जो बाइल सॉल्ट ने फैट को, ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ा था ना, इमल्सिफाइड फैट बना, इमल्सिफिकेशन का जो छोटे छोटे टुकड़े बन, दैट इज इमल्सिफाइड फैट। उसके ऊपर हमारा लिपेज एक्शन करता है और उनको डाइजेस्ट करवाता है, बराबर है। तो कितने एंजाइम्स पढ़ लिए अभी तक आपने? पहला हमने ऊपर अमाइलेज पढ़ा था, सैलिवरी अमाइलेज। उसका काम क्या है? स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करना, ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा? पेप्सिन। पेप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन डाइजेस्ट करना, एसिडिक मीडियम में काम करता है। ट्राइप्सिन पढ़ा आपने तीसरा, ट्राइप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, लेकिन ये अल्कलाइन मीडियम में काम करता है। लिपेज, लिपेज का काम क्या है? इमल्सिफाइड फैट को डाइजेस्ट करना आगे। तो ये चार एंजाइम्स अब तक आपने पढ़े, ठीक है, इतने स्ट्रक्चर में, ठीक है, यहां तक कवर हुआ इसमें, ठीक है। तो ये एंजाइम्स खास करके याद रखना है। तो लिपेज ने एक्शन कर दिया, अच्छा, ये सब हो गया। अब क्या होगा कि ये सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, बराबर है। अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन को ना बेसिकली क्या कहते हैं कि ये एक ऐसा साइट है जहां पर फैट, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, इन तीनों का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स है ना, उसके अंदर भी कुछ ऐसे ग्लैंड्स हैं जहां से जूसेस रिलीज होकर आते हैं, जिसे हम कहते हैं इंटेस्टाइनल जूसेस, ठीक है। इंटेस्टाइन भी कुछ जूस रिलीज करता है अंदर, ठीक है। ये जो इंटेस्टाइनल जूसेस हैं, इनके अंदर भी कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। तो एंजाइम्स 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 का पूरा खेल चल रहा है, ठीक है। चार एंजाइम देखे, इसके अलावा और भी एंजाइम्स हैं जो इंटेस्टाइनल जूस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उन एंजाइम्स का नाम नहीं दिया है तो उसकी टेंशन नहीं है, बस इतना याद रखना है कि जो इंटेस्टाइनल जूस में एंजाइम्स होते हैं उनका फंक्शन क्या है। तो ये जो इंटेस्टाइनल जूस के अंदर एंजाइम्स है, ये क्या करते हैं? आपका जो प्रोटीन है, प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ, उस प्रोटीन को फर्दर वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। प्रोटीन को क्या करते हैं? वो अमीनो एसिड्स बना देते हैं प्रोटीन का। जो आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, उसे सिंपल फॉर्म में ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये सारा काम कौन कर रहा है? जो एंजाइम्स पैंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट है, ठीक है। क्या किया? प्रोटीन को अमीनो एसिड बना दिया, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर बना दिया, यानी कि ग्लूकोज बना दिया सिंपल में, और क्या किया? जो फैट था आपका, उसको फैटी एसिड्स या ग्लाइसरोल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, फैटी एसिड्स या ग्लाइसरोल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये सारा काम इन लोगों ने किया, और अब ये जो चीजें प्रोड्यूस हुई हैं, अब इनका क्या होना है? डाइजेशन हो गया आपका, खत्म। दिस इज वेयर डाइजेशन एंड्स, डाइजेशन हो गया। अब क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा, याद है ना, इंजेशन, माउथ से खा लिया हमने, ठीक है, उसके बाद आता है डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन करवा दिया। तीसरा प्रोसेस क्या है? एब्जॉर्प्शन। इसको एब्जॉर्ब भी तो करना है ताकि सेल के अलग अलग सेल्स में, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में हर जगह पहुंचाया जा सके, न्यूट्रिशन के स्टेप्स है ना। तो अब एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस भी बड़ा मजेदार है। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके वॉल्स में ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से आप देख सकते हो, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर मैंने यहां दिखाया हुआ है, इसमें कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। ये क्या करते हैं? ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, ज्यादा बढ़ाते हैं सरफेस एरिया को। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये मेरा हाथ है, ठीक है,
इस हाथ का एक सरफेस एरिया है, राइट, इतना। अच्छा, लेकिन अगर मेरी एक फिंगर की बात करो तो इस फिंगर का इतना सरफेस एरिया है, ये पूरा और ये पूरा, राइट। इस पूरे फिंगर ऐसे कट करके ऐसा पूरा खोलो तो एक अच्छा खासा एरिया आपको मिलता है। वो आपका इतना पान तो एक उंगली मेरी कवर कर लेगी, समझ रहे हो? हाँ, समझ रहे हो? ये उंगली को ऐसे काटो, खोल दो ऐसे, ठीक है, ऐसे खोल दिया, ठीक है। तो ये उंगली कट के खुलेगी तो इतना एरिया तो एक उंगली ऑक्यूपाई करेगी, 2 उंगली, 3 उंगली, 4 उंगली, 5 उंगली, मतलब मेरा पूरा पाम कवर हो जाएगा, ठीक है। मतलब 5 उंगली का एरिया मेरा इस पाम का एरिया है। लेकिन अगर ऐसी 5 उंगलियां ऐसे खड़े खड़े मैं लगा दूं तो मैं यहां पर ना 25-30 उंगलियां लगा सकता हूं, और 5 उंगली का जो एरिया था अब यहां पर 25-30 उंगलियों का एरिया मिलेगा, यानी कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। सरफेस एरिया इंक्रीज करवाता है कौन? विलीज, इसीलिए विली लाइक का स्ट्रक्चर बना हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। सरफेस एरिया क्यों इंक्रीज करना है हमको? ताकि ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके, जो भी वहां पर न्यूट्रिशन प्रोड्यूस हो रहा है, जो भी डाइजेशन उनका एमिनो एसिड्स या ग्लूकोज या ग्लाइसरॉल वगैरह जो प्रोड्यूस हुआ है, ये सबको एब्जॉर्ब करके बाकी हिस्सों तक तो पहुंचाना है। तो ये विलीज में सारा कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है। विलीज जो है इनमें ना बहुत सारी ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होती हैं। ब्लड वेसल्स जानते हो ना, जिसमें अंदर ब्लड फ्लो करता है। ये ब्लड वेसल्स से रिचली सप्लाइड होते हैं विलीज, ज्यादा अमाउंट में ब्लड यहां पर प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि जो भी एब्जॉर्ब हो रहा है विली के थ्रू डायरेक्टली वो ब्लड में जाए। याद है ना प्रोसेस, स्टार्टिंग में लाइफ प्रोसेस में ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस था, ठीक है। यहां से बाकी सेल्स तक पहुंचाना है तो ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन का काम हमारे बॉडी में कौन करता है? ब्लड, ठीक है। तो इसलिए ब्लड वेसल्स कनेक्टेड है विली से, जो भी एब्जॉर्ब हुआ विलीज में वो पहुंच गया ब्लड में। अब ब्लड उसको बहाता हुआ ले जाएगा बाकी हिस्सों तक, सेल वगैरह तक। वहां जब पहुंचेगा तो वहां उसमें से न्यूट्रिशन में से एनर्जी वगैरह जो भी रिक्वायरमेंट है वो यूटिलाइज होगा, ठीक है। तो न्यूट्रिशन की यूटिलाइजेशन के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एसिमिलेशन, यानी वहां पर हमारा एसिमिलेशन हो जाएगा। क्लियर है? पक्का? तो कितने स्टेप्स देख लिए अपने? 4 स्टेप्स देख लिए। इंजेक्शन, ठीक है, डाइजेशन, विलीज में एब्जॉर्प्शन, ब्लड वेसल के थ्रू पहुंचा सेल्स में, वहां एनर्जी यूज हुई, जो भी यूज होना था, एसिमिलेशन, ठीक है। एक प्रोसेस रह गई इजेशन, राइट, उसको भी देख लेते हैं। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में सब एब्जॉर्प्शन वगैरह हो गया, कुछ वेस्ट मटेरियल बच गया। ये अब स्मॉल इंटेस्टाइन से पहुंच जाएगा कहां? लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचा तो लार्ज इंटेस्टाइन बहुत कुछ खास काम नहीं करता। वो क्या करता है? उसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा वाटर है, ठीक है, वो सारा वाटर वगैरह एब्जॉर्ब कर लेगा लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। और डिटेल्ड प्रोसेस हमको अभी नहीं पढ़ना, 10th के हिसाब से इतना ही समझना है कि सारा वाटर वगैरह जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद जो बचा कुचा वेस्ट है, अब वो काम का नहीं है, उसको बॉडी से बाहर करना है। तो वो इंटेस्टाइन वहां क्या करेगा? डायरेक्टली इसको एनस के पास भेज देगा। वहां भी एक स्फिंक्टर मसल है, ठीक है, वहां भी एक स्फिंक्टर मसल है। वो स्फिंक्टर से रेगुलेट होते हुए हमारा ये जो भी वेस्ट है ये बॉडी से बाहर हो जाएगा। ये प्रोसेस हो गई हमारी इजेशन की, ठीक है। तो पूरे 5 स्टेप हमारे न्यूट्रिशन के ह्यूमन बीइंग में इस तरह से कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग आज आपका मतलब खोपड़ी में बैठ गई होगी बात। और स्पेशली बता रहा हूं, इसको ना एक क्वेश्चन की तरह मत पढ़ना, इसको कई क्वेश्चन की तरह पढ़ना। मतलब मेरा यह है कि आपको इसमें से बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है, बड़े क्वेश्चन के हिसाब से पूछा जा सकता है, खाली डायग्राम भी पूछा जा सकता है, साथ साथ इसके छोटे छोटे हिस्से करके पूछ सकते हैं कि जैसे कि खाली आप बकल कैविटी और स्टमक का फंक्शन समझा दो, या खाली स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन समझा दो, या खाली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या क्या हो रहा है वो समझा दो। इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं। साथ साथ इसी में से खाली ये बोल सकते हैं कि पूरे न्यूट्रिशन में जितने एंजाइम्स के बारे में आपने पढ़ा उनकी पूरी फंक्शंस वगैरह लिख दो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गलती से भी एक भी चीज इसमें से छूटनी नहीं चाहिए, पूरा डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और इसीलिए मैंने प्रोसेस बाय प्रोसेस की एक स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आता है उसी हिसाब से कवर किया है, जैसा हमारी टेक्स्ट बुक में कवर किया है। और मैंने उतनी चीज बताई है जितनी हमारी टेक्स्ट बुक में है। हाँ, 1-2 चीजें मैंने एक्स्ट्रा बताई हैं, जैसे कार्निवोरस है और वो सब एनिमल्स के बारे में, उनकी लेंथ वेंथ वगैरह, वो आपको उतना ध्यान नहीं रखना है, लेकिन जो टेक्स्ट बुक में चीजें हैं उतनी चीजें आपके दिमाग में बैठी हुई होनी चाहिए। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही रोक देते हैं, बाकी लेके बहुत जल्द मिलते हैं। तो तब तक के लिए बाय।